Hello dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Buralal from पाकिस्तान। आज हम जो पढ़ेंगे वो इंटर क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, उसका एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ब्रीफ रेफरेंस टू डीएनए स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो टोटली डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि डीएनए किन चीज़ों का बना है, उनके अंदर उनकी अरेंजमेंट क्या है, वो कैसे बना हुआ है, मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलके डीएनए की स्ट्रक्चर को, मतलब कि डीएनए के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए है क्या। बेसिकली डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल हम जिसको बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब वो एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो एक मतलब कि क्या कि हम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक है, वो उनकी मोरूसियत या उनकी इनहेरिटेंस, तो उसको मेंटेन करता है, तो उसको हम कहते हैं डीएनए। ये मौजूद होता है एक सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्रोमोसोम्स की एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनके अंदर मतलब ऐसा पार्ट्स होता है जिसको हम जीन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जीन्स क्या है, तो वो जीन्स जिसको हम जीन्स बोलते हैं वो एक अलग चीज़ है, पर जिसको हम डीएनए भी बोल सकते हैं। मतलब जीन्स क्या है, वो हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन होता है ना उनका यूनिट है, और डीएनए जो है बेसिकली ये क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, मतलब जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए, जो सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है। तो ये उस सेल्स में मौजूद होते हैं जो मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हों, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होता है ये डीएनए, उसके सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के अंदर। अब बात करते हैं कि डीएनए किन किन चीज़ों का बना हुआ है। तो डीएनए जो बेसिकली बना हुआ है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि एक नहीं, दो नहीं, 1 मिलियन या उससे भी ज़्यादा जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। न्यूक्लियोटाइड किस तरह कंबाइन होते हैं, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे, तो ठीक है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली डीएनए एक है तो छोटा मॉलिक्यूल, पर ये क्या कहता है, इट इज़ वेरी स्मॉल बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है तमाम छोटा मॉलिक्यूल है, पर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा बहुत है, ठीक है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, ये देखो ये सीक्वेंस है, मतलब एक तरतीब में आपस में कंबाइन होते हैं। ऐसे नहीं है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे हम नहीं बोल सकते, ऐसे राइट है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, जो मिलके एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो अब बात करते हैं ये इस न्यूक्लियोटाइड्स की, कि ये न्यूक्लियोटाइड्स किन चीज़ों का बना हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 और मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं। नंबर 1 पे है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, जिसका फार्मूला है C5H10O4। नंबर 2 पे है फास्फोरिक एसिड, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या है, H3PO4। नंबर 3 पे क्या बोलते हैं हम उसको, नाइट्रोजीनियस बेसेस
या इसका दूसरा नाम है ऑर्गेनिक बेसिस। अब ये क्या है, ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो मिलके एक न्यूक्लियोटाइड्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। वो कैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये 3 किस्म हैं इस न्यूक्लियोटाइड्स के, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के 3 किस्म, ठीक है। जो कौन से हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस। अब मिलियंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसेस जब मिलते हैं तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, इनके अंदर जो हम बात करें कि नाइट्रोजीनियस बेस, तो नाइट्रोजीनियस बेस भी 4 किस्म के होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स के भी किस्म कह सकते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस के 4 किस्म कौन कौन से हैं, बेसिकली हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक है एडिनाइन, दूसरा है ग्वानाइन और तीसरा है साइटोसाइन और चौथा है थायमाइन, ठीक है। ये बेसिकली 4 किस्म किसके हैं, नंबर 1 2 3 4 किस्म में नाइट्रोजीनियस बेस के जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम बात करें कि जब एडिनाइन और गायनाइन पे आती है, ठीक है, ग्वानाइन पे, ये एडिनाइन ये ग्वानाइन, ठीक है। तो जो ये मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, इनके अंदर क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। कौन सी, डबल रिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि एक रिंग जो होती है, रिंग की स्ट्रक्चर होती है ना, ये एक क्या है, एक रिंग की स्ट्रक्चर है। तो जो एडिनाइन और ग्वानाइन में होती है ये डबल होती है, ठीक है, मतलब कि ऐसी रिंग्स 2 होती हैं। और जब बात साइटोसाइन और थाइमाइन पे आती है, थाइमाइन, ठीक है, जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर हम देखें तो इसके अंदर क्या होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर ऐसी हम बने ऐसी एक होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, साइटोसाइन और थाइमाइन बेसिकली मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि एडिनाइन और ग्वानाइन को जब हम साथ मिलाएंगे, मतलब कि इनकी स्टडी करेंगे, या हम इन दोनों को एक नाम देना चाहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मतलब कि कैसे, एडिनाइन, ठीक है, प्लस ग्वानाइन, ये बेसिकली हम प्लस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को हम साथ कंबाइन करेंगे तो उसका एक दूसरा नाम बनेगा। इसको हम कौन सा बेस या कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस या कौन सा ऑर्गेनिक बेस कहेंगे, जब एडिनाइन और बात गायनाइन पे आती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्योराइन बेसिस, ठीक है। अब जब बात आती है साइटोसाइन प्लस थाइमाइन पे, ठीक है, जो बेसिकली डीएनए की स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पायरेमिडाइन बेसिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक किस्म के नाइट्रोजीनियस बेस के किस्म है, ठीक है, जो अलग अलग हैं। पर जब हम इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो जब जिसमें एडिनाइन और गायनाइन आएगा उसको हम बोलेंगे प्योराइन बेसिस है, जिसमें साइटोसाइन और थाइमाइन आएगा तो उसको हम बोलेंगे ये कौन से बेसिस हैं, ये पायरेमिडाइन बेसिस है। तो अब बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो रिंग के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, ये किस तरह मौजूद होती हैं, किस पैटर्न में मौजूद होती हैं। ये बेसिकली सीक्वेंस में मौजूद होती है। पहली बात तो ये है, इस सीक्वेंस में मौजूद होती है जो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर होती है। सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं, तो ये कैसे कंबाइन होते हैं उसका मतलब कि बेसिकली हम जो दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड विथ वन इन अदर थ्रू फास्फोरिक एसिड। एक दूसरे के जब कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो उनके अंदर एक और एसिड होता है जो इनको कंबाइन कराता है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं 1 2 3 4 ऐसे मिलियन से न्यूक्लियोटाइड कंबाइन तो होते हैं, पर
किसकी मदद के कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो यहाँ किसकी न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। फास्फोरिक एसिड जो एक एसिड है जिसकी मदद से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे मतलब मिलियंस मिलेंगे। तो इनके अंदर जो बांड बनेगा, ठीक है, इनके अंदर जो बांड बनेगा उस बांड को हम बोलेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। पर ये जो कंबाइन होते हैं ये फास्फोरिक एसिड की मदद से कंबाइन होते हैं, मतलब कि फास्फोरिक एसिड एक वाहिद एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन करता है और एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हम इतना पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये बताया किसने था हमको, ठीक है। अब देखिए ये जो कंबाइन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से कंबाइन तो होते हैं पर फास्फोरिक एसिड की मदद से, पर किस पैटर्न में कंबाइन होते हैं? सीक्वेंस में कंबाइन होते हैं। पर ये देखो, ये एक होता है बेसिकली जिसको हम क्या बोले हैं 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर, 1 2 3 4, ये 5 नंबर कार्बन है, ठीक है। अब ये जो 5 नंबर कार्बन होता है ये बेसिकली कहाँ पे? यहाँ पे होगा PO4 का मालिक्यूल, ठीक है, जिसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये इससे कंबाइन होगा, ठीक है, इसका कार्बन नंबर 5, और दूसरा एक ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ठीक है, इसका कार्बन नंबर होगा 3। बेसिकली हम सपोज करते हैं ये कार्बन नंबर 3 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5। जब इसका कार्बन नंबर 5 इस न्यूक्लियोटाइड का इस PO4 के साथ कंबाइन होगा तो वो ही कार्बन नंबर 5 यहाँ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से ही कंबाइन होगा। ऐसे ही मतलब कि चेन चलती जाएगी, यहाँ अब होगा, ठीक है, यहाँ अब और 3 नंबर कार्बन पे फिर चेन बनेगी। ऐसे बनते बनते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होके ओके 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 एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे होते हैं डीएनए, मतलब ये देखो ये सीक्वेंस में है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ऐसे बनते जाएंगे तो एक डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमको किसने बताया था? ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था नंबर 1 जेम्स डी वेटसन, और नंबर 2 पे जो साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट जिसको हम कहे थे वो था फ्रांसिस एच क्रिक, जिसको हम ऐसे भी बोल दें कि वेटसन एंड क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे जिसने हमको बताया था ये इस डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये डीएनए का मालिक्यूल है, ब्रीफ रेफरेंस जो हमको दिया था तो वो 2 साइंटिस्ट ने दिया था, जेम्स डी वेटसन और फ्रांसिस एच क्रिक ने दिया था। इन्होंने ये सजेस्ट किया था इन 1953 में सजेस्ट किया था, ठीक है। कौन सा? ये डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया था, ये 1953 में दिया था। इन्होंने एक मॉडल दिया था, ये जो डीएनए के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, ये हमने 2 साइंटिस्ट ने दिया था हमको, जेम्स डी वेटसन, फ्रांसिस एच क्रिक, 1953 में दिया था। जो बेसिकली किस पे बेस्ड करता है? ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये बेस्ड करती है एक्सरेज पे, एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा, ठीक है, इस पे बेस्ड करती है। और ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा है ये हमको किसने बताया था?
ये एक और साइंटिस्ट था, ये एक और बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम है, क्या बोलते हैं हम, MHF विलिकिंस, ठीक है। ये एक तीसरा साइंटिस्ट आ गया जिसने हम जो इन दोनों ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, वो टोटली जो बेस्ड करता था डीएनए का, जो मॉडल दिया था वेटसन एंड क्रिक ने 1953 में, वो बेस्ड करता था बेस्ड ऑन एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा पे बेस्ड करता था। पर ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन डेटा के बारे में जिसको मालूमात थी, जिसने हमको बताया था, उसका नाम है MHF विलिकिंस। तो जब ये हो गया तीसरा साइंटिस्ट कौन से डीएनए के मॉडल में, तो जब इन तीनों ने एक मतलब के मॉडल दिया डीएनए का और इन तीनों साइंटिस्ट ने बहुत सारी मेहनत की, तो आखिर में इसका सिला क्या हुआ कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। क्या बोले हम जिसको, क्यों नोबेल प्राइज़ इन 1962 में, 53 में दिया था। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की, ताकि बहुत सारी मेहनत की कि आगे आए, तो 1962 में इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। किसको मिला? इन तीनों को एक नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, 1962 में। तो उसके बाद एक दूसरी साइंटिस्ट थी जो फीमेल है, जिसका नाम है रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। क्या है, नज़र आ रहा है? रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। ये कौन, ये है फीमेल है, ठीक है। तो ये आई थी, ये एक्सपर्ट थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ, एक्सरेज की एक्सपर्ट थी। इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ की इन एक्सपर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, इन एक्सपर्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफ, जिसको हम क्या बोलें, रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन, जो एक फीमेल साइंटिस्ट या फीमेल बायोलॉजिस्ट थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बताया कि जो PO4 डीएनए के अंदर मौजूद होता है, PO4 जिसको हम फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हमने बताया था कि इसका कार्बन नंबर 5 यहाँ अटैच होता है और इससे कार्बन नंबर 3 से अटैच होता है। तो बात आगे क्या हुई, तो इन्होंने कहा कि ये जो PO4 है, जो कहाँ मौजूद होता है, आउटर साइड ऑफ मॉलिक्यूल। एक जो मॉलिक्यूल होता है, सपोज करें कि ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोले हम, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं या डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। यहाँ भी PO4 होता है, ठीक है। यहाँ होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ कंबाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे कंबाइन होते हैं। बात समझ में आ गई? ये कंबाइन होते जाते हैं एक डीएनए का मॉलिक्यूल। ये जो PO4 है, ये मतलब कि डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर तो मौजूद होते हैं, पर ये साइड्स में, मतलब आउटर साइड मौजूद होते हैं डीएनए के आउटर साइड। जैसे हम क्या बोलें, मतलब एक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो आउटर साइड होती है ना मेम्ब्रेन, तो ऐसे ये जो PO4 थे, ये आउटर साइड उस डीएनए के मॉलिक्यूल के आउटर साइड मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया, एक मतलब रोल जो था किसका, वेटसन एंड क्रिक का। तो वेटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए पे, तो ये जो PO4 है ना, ये इस मॉडल को सक्सेसफुली, मतलब कि उस मॉडल को कामयाब नहीं होने दिया। मतलब कि ये जो PO4 है, ये वेटसन एंड क्रिक को समझ नहीं आया कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो डीएनए के आउटर साइड पे मौजूद है। ये किसने बताया था हमको? रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने बताया था। पर ये दोनों परेशान हो गए, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये कौन सा मॉलिक्यूल है। तो ये जो फीमेल बायोलॉजिस्ट या फीमेल जिसको हम साइंटिस्ट बोलें, इसकी उसके बाद डेथ हो गई थी 1958 में, डाइड इन 1958। कितनी एज थी इनकी? 38 ईयर्स के बाद, मतलब 38 ईयर्स इनको 1958 में
हो गए थे और ये 1958 में वफ़ात पा गई। तो ये हमको इसने मतलब जाती जाती हमको ये बता भी गई कि ये जो PO4 DNA के मालिक्यूल होते हैं ये DNA के मालिक्यूल के आउटसाइड मौजूद होते हैं। तो जो DNA का मॉडल वेटसन एंड क्रिक ने दिया था तो ये PO4 उसको अनेबल कर रहा था, मतलब कि उसको समझा, ये जो वेटसन क्रिक हैं इनको समझ में नहीं आया था। तो इस वजह से ये बहुत परेशान हो गए और इन्होंने उसके बाद इन पे रिसर्च की, बहुत सारी स्टडी की इनके बारे में। तो इनको पता चला और इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं वेटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड subscribe my YouTube channel for more videos. Like the videos.